कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पाठ 2 के कुल 5 भाग हैं। आज की वीडियो में हम भाग 4 पढ़ेंगे। तो भाग 4 की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अक्टूबर के बाद क्या बदला? हमने पिछले भाग में पढ़ा है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। इस क्रांति के द्वारा अंतरिम सरकार को हटा दिया जाता है और शक्तियां बोल्शेविक पार्टी के हाथों में आ जाती हैं। अब अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किए गए कार्य। बोल्शेविकों के नेता कौन थे? लेनिन। अब बोल्शेविकों के हाथों में सत्ता आ चुकी है, शक्तियां आ चुकी हैं। लेनिन ने 3 मांगे रखी थी, जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, वो हमने पढ़ी हैं। अब बोल्शेविकों के हाथों में शक्तियां आ चुकी हैं, तो सबसे पहले बोल्शेविकों ने क्या किया? अप्रैल थीसिस में जो मांगे रखी थी उनको पूरा किया। इसके अलावा और भी बदलाव किए, वो भी हम देखेंगे। तो क्या क्या था अप्रैल थीसिस में? युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अब क्रांति के बाद इन्हीं मांगों को पूरा करने की कोशिश की बोल्शेविक पार्टी ने। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो जमीन थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उनके सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी। ये गांव में किया था, यानी कि गांव में किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी। लेकिन शहरों में क्या किया? जिन लोगों के पास बड़े बड़े मकान थे, उनके मकानों को मकान मालिकों के लिए उतना ही छोड़ा गया जितनी सदस्यों की संख्या के हिसाब से जरूरत थी, आवश्यकता थी। एक उदाहरण से समझते हैं। एक मकान में केवल 2 सदस्य हैं, तो 2 सदस्यों के हिसाब से मकान को छोड़कर बाकी जो बचा हिस्सा था उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? वो इसलिए कि जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर हैं, उनको रहने की जगह दी जा सके। बोल्शेविक पार्टी जो थी, इसके नाम में परिवर्तन किया गया। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, बोल्शेविक पार्टी और संविधान सभा के बीच मुद्दों को लेकर बहस। नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। हमने पढ़ा था पिछले भाग में कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो रूस का भविष्य तय करेगी। इस संविधान सभा का चुनाव कैसे होना था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्रांति के बाद जो चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, इन चुनावों में क्या हुआ? जो बोल्शेविक पार्टी थी, उस पार्टी को ही बहुमत नहीं मिला। अब जब बोल्शेविक पार्टी को ही बहुमत नहीं मिला, तो संविधान सभा क्या करती थी? बोल्शेविक जो भी प्रस्ताव लेकर आते थे उनको खारिज कर देती थी, यानी कि उन प्रस्तावों को पास नहीं करती थी। लेनिन इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया? असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। और कारण क्या दिया असेंबली को बर्खास्त करने का? कि ये असेंबली अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो संस्था थी वो ज्यादा अच्छी थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अच्छा क्यों बताया गया? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो संस्था थी वो अधिक लोकतांत्रिक थी। अब आगे क्या होता है? बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि की। ये जो संधि हुई थी जर्मनी और बोल्शेविकों के बीच, इस संधि से कुछ खुश थे और कुछ नाखुश थे। यानी जो अन्य राजनीतिक सहयोगी थे बोल्शेविक पार्टी के, वो ये संधि नहीं चाहते थे, वो इस संधि से खुश नहीं थे। लेकिन अब पावर किनके हाथों में है? बोल्शेविक पार्टी के हाथों में। इससे आने वाले समय में क्या हुआ? बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनावों में भाग लेने वाली केवल एक पार्टी रह गई, यानी अन्य कोई पार्टी नहीं थी जो बोल्शेविक पार्टी को चुनौती दे सके। अब एक ही पार्टी है चुनाव में भाग लेने के लिए। इससे क्या होगा? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो थी उसे देश की संसद बना दिया गया और ट्रेड यूनियनों पर अपना नियंत्रण कर लिया। गुप्तचर पुलिस जो थी, जिसे चेका कहते थे, बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी नाम दिया गया, वो क्या करती थी? जो भी बोल्शेविक पार्टी की आलोचना करता था, जो भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता था, उसे दंडित करती थी, यानी उनको पनिश करती थी। तीसरा, पार्टी से लोगों का मोह भंग। बोल्शेविक पार्टी का बहुत सारे लोग समर्थन करते थे, बहुत सारे लोगों ने बोल्शेविक पार्टी का साथ दिया था। क्यों? वो इस
इसलिए क्योंकि बोल्शेविक पार्टी समाज में परिवर्तन लाना चाहती थी, समाजवाद का समर्थन करती थी। लेकिन अब होता क्या है, बोल्शेविक पार्टी ने जो काम किए, क्या क्या काम किए, जैसे संविधान सभा को बर्खास्त कर दिया, जो भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता था, उसकी आलोचना करता था, उनको दंडित किया जाता था, सेंसरशिप लगा दी। इससे बहुत सारे लोगों का पार्टी से विश्वास कम होने लगा। अगले पेज पर चलते हैं। गृह युद्ध। अब रूस में शक्ति किसके पास है? बोल्शेविक पार्टी के पास। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बोल्शेविकों का समर्थन नहीं करते थे। इससे बोल्शेविकों और जो बोल्शेविक पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति होगी, यानी रूस में गृह युद्ध होगा। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, रूस में गृह युद्ध। पिछले पेज में हमने पढ़ा कि रूस में शक्ति किसके पास है? बोल्शेविक पार्टी के पास। बोल्शेविक पार्टी ने जो काम किए, उनका समर्थन बहुत सारे लोग नहीं करते थे और बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण शहरों तक सीमित था। कहने का मतलब ये है कि गांवों तक बोल्शेविक पार्टी की पहुंच उतनी नहीं थी जितनी की शहरों तक थी। अब रूस में बोल्शेविक पार्टी के हाथों में शक्ति है, सत्ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग बोल्शेविकों का समर्थन करते हों। कुछ अन्य गुट भी थे, जैसे कि उदारवादी, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। हमने पढ़ा था पहले भाग में। सामाजिक क्रांतिकारी भी थे, जिनको ग्रीन्स भी कहा गया है, और राजशाही का समर्थन करने वाले यानी कि व्हाइट्स। अब रूस में राजा को गद्दी से हटा तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा को हटाने से लोग राजशाही का समर्थन करना छोड़ देंगे। तो रूस में ऐसे लोग भी थे जो राजशाही का समर्थन करते थे, जो राजा का समर्थन करते थे। अब ये जो गुट थे, कौन कौन से? सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थक, इन दोनों और बोल्शेविक पार्टी। यानी रूस में जो गृह युद्ध चल रहा था, एक तरफ थी बोल्शेविक पार्टी, दूसरी तरफ थे सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थक। इन दोनों गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति है, यानी गृह युद्ध है। अब ये जो गृह युद्ध चल रहा है रूस में, इसका समर्थन कर रहे थे फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी। अब ये अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी, फ्रांसीसी ये समर्थन क्यों कर रहे थे? सामाजिक क्रांतिकारियों का और जार समर्थकों का। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद आए, रूस में समाजवाद की स्थापना हो। दूसरा, गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन में कमी। अब जो जार समर्थक हैं, वो निजी संपत्ति के हिमायती थे, निजी संपत्ति का समर्थन करते थे। हमने पढ़ा कि बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण शहरों तक सीमित था, गांव तक पार्टी की पहुंच उतनी नहीं थी। और रूस में अब शक्ति किसके पास है? बोल्शेविक पार्टी के पास। उन्होंने क्या किया? अप्रैल थीसिस में जो मांगे थी, उनको पूरा करने की कोशिश की। अब याद करो कि कौन कौन सी 3 मांगे थी। याद आया? उनमें से एक मांग थी जमीन किसानों के हवाले की जाए। इसे पूरा करने के लिए जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया बोल्शेविक पार्टी ने। सेना में जो लोग थे वो वापस अपने गांव लौटने लगे। क्यों? अब याद करो वो पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा था कि रूस की ज्यादातर जनसंख्या खेती के कामों में लगी हुई थी। यही किसान थे जो सेना में भर्ती हुए थे। जब जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया बोल्शेविक पार्टी ने, तो इनको चिंता होने लगी और ये किसान सेना की नौकरी छोड़कर अपने गांव की ओर जाने लगे। और व्हाइट्स ने, कौन थे व्हाइट्स? पढ़ा है ना हमने, कौन थे? राजा के समर्थक। उन्होंने इन किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये राजा का समर्थन करते थे, और जब राजशाही का समर्थन करेंगे तो निजी संपत्ति का भी समर्थन करेंगे। जो किसान थे वो बोल्शेविक पार्टी का समर्थन करते थे। अब जार समर्थक उनका दमन करने लगे। किनका? किसानों का, यानी कि उनको कुचल देना चाहते थे। इससे क्या हुआ? व्हाइट्स के प्रति जो थोड़ा बहुत समर्थन था, यानी कुछ लोग थे जो व्हाइट्स का समर्थन करते थे, वो भी इनके खिलाफ जाने लगे, इनका समर्थन करना बंद कर दिया और बोल्शेविकों का समर्थन करने लगे। अब इससे होगा क्या? रूस के ज्यादातर हिस्सों में बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। साथ ही साथ रूस के बाहर के जो राष्ट्रवादी थे वो और मुस्लिम जदीदी भी बोल्शेविक पार्टी का समर्थन करने लगे। मुस्लिम जदीदी तो पहले ही बोल्शेविक पार्टी का समर्थन करते थे, लेकिन जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे वो भी बोल्शेविक पार्टी का समर्थन करने लगे। इससे क्या होगा? बोल्शेविकों के प्रभाव में वृद्धि होगी, यानी कि बोल्शेविकों के
समर्थक बढ़ने लगेंगे। और यही हुआ। बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया? कुछ काम ऐसे किए। कौन से काम? जैसे कीवा में राष्ट्रवादियों का सरेआम कत्ल किया, ये कहकर कि राष्ट्रवादी समाजवाद का विरोध करते हैं। ये जो काम बोल्शेविकों ने किए समाजवाद के नाम पर, इससे बोल्शेविक समर्थक ये नहीं समझ पा रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या है। क्यों समझ नहीं पा रहे थे? क्योंकि बोल्शेविक पार्टी जो है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादियों का भी कत्ल कर रही है, इसलिए वो कंफ्यूज थे। आगे चलकर बोल्शेविक भी समझ गए थे इस बात को। कौन सी बात को? कि हमने जो काम किया है कीवा में स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्ल, इससे हमारे प्रभाव में कमी आ सकती है। यानी जो लोग हमारा समर्थन करते हैं वो हमारा समर्थन करना छोड़ सकते हैं। बोल्शेविकों ने अपनी गलती को समझा और इस गलती को सुधारने की कोशिश की। कैसे? यूएसएसआर में गैर रूसी राष्ट्रताओं को राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, यानी इनको राजनीति के क्षेत्र में कुछ आजादी दी गई। ये काम बोल्शेविक पार्टी ने क्यों किया? इनका विश्वास जीतने के लिए। लेकिन बोल्शेविक पार्टी इनका विश्वास जीतने में उतना सफल नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही सफल हो पाई। अगले पेज पर चलते हैं। अब आता है समाजवादी समाज का निर्माण। हमने पढ़ा रूसी समाज के बारे में, कैसे क्रांति की शुरुआत हुई, फिर राजा को गद्दी से हटा दिया गया, राजा को हटाने के बाद अंतरिम सरकार आई, अंतरिम सरकार को भी हटा दिया गया। इसके बाद गृह युद्ध की स्थिति होती है रूस में। जीत किसकी होती है? बोल्शेविक पार्टी की। बोल्शेविक पार्टी के प्रभाव में वृद्धि होती है। अब बोल्शेविक पार्टी जो है वो रूस में समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहती है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रूस में कैसे समाजवादी समाज का निर्माण होगा। पहला, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए क्या क्या काम किए गए। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जारी था, यानी जो भी उद्योग और बैंक होंगे वो सरकार के नियंत्रण में होंगे। किसानों को खेती करने की छूट। जब राजा का शासन था उस समय उच्च वर्ग के पास काफी संपत्ति थी। बोल्शेविकों ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया, क्योंकि अब बोल्शेविक पार्टी है रूस में जिसके पास सारी शक्तियां हैं। तो बोल्शेविक पार्टी ने संपत्ति को जब्त किया और जो जमीन थी, जमीन का क्या किया? समाजीकरण कर दिया और उस जमीन पर किसानों को खेती करने की छूट दे दी गई। केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत। रूस में केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे काम करेगी, इसके लिए क्या किया गया? 5-5 वर्ष के लक्ष्य तय किए गए कि हम आने वाले 5 वर्षों में ये काम करेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं, एक थी 1927 से 32 और दूसरी थी 1933 से 38। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास किया जाएगा, यानी उद्योगों का विकास होगा। केंद्रीकृत नियोजन से, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी उनसे क्या हुआ? आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। उद्योगों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। एग्जाम्पल, 1929 से 33 के बीच में तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% तक वृद्धि हुई। और क्या हुआ? नए नए औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। दूसरा प्रभाव, आर्थिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए उनका कुछ सकारात्मक प्रभाव होगा और कुछ नकारात्मक भी होगा। सकारात्मक प्रभाव हमने देखे, क्या क्या? नए नए औद्योगिक शहर बसे, उत्पादन में 100% तक वृद्धि हुई। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आने वाले वर्षों के लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे उनको पूरा करने के लिए काफी तेजी से काम हो रहा था। इन कामों का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो कैसे? काम तो तेजी से हो रहा था, लेकिन जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी स्थिति खराब होने लगी, यानी कि कार्य करने की स्थितियां अच्छी नहीं थी। इसका एक उदाहरण दिया गया है। सर्दियों में जब तापमान 40 डिग्री कम हो जाता था, यानी -40 हो जाता था, और इतनी सर्दी में मजदूर को बाथरूम जाने के लिए 4थी मंजिल से नीचे उतरना पड़ता था और फिर सड़क पार करनी पड़ती थी। आप सोच सकते हो कि जो
मजदूर एक नए देश के निर्माण में लगे हुए थे, एक नया देश बना रहे थे, वो किन परिस्थितियों में रह रहे थे। अब ये जो असुविधाएं थी जिनका मजदूरों को सामना करना पड़ रहा था, इनको दूर करने की कोशिश की गई। क्या क्या किया गया? शिक्षा व्यवस्था का विकास किया गया, मजदूरों और किसानों को कॉलेज में दाखिला मिले इसके इंतजाम किए गए, बालवाड़ियां खोली गई, यानी कि जो महिला मजदूर थी उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियां खोली ताकि महिला मजदूर चिंता मुक्त होकर फैक्ट्री में काम कर सके। तीसरा क्या काम किया गया? सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपना इलाज करा सकें। ये जितनी भी कोशिशें की गई थी, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था का विकास, बालवाड़ियां खोली गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई आदि, ये जितने भी काम किए गए थे इनका नतीजा सब जगह एक जैसा नहीं निकला। क्यों? इसका कारण था संसाधन सीमित थे। सरकार के पास जो संसाधन थे वो बहुत सीमित मात्रा में थे। अगले पेज पर चलते हैं। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। हमने रूस में इतना सब कुछ देखा, अब लेनिन के बाद स्टालिन आएंगे, यानी पार्टी की कमान लेनिन के बाद स्टालिन के हाथों में आएगी। अब स्टालिन के समय में रूस में क्या क्या बदलाव होंगे वो हम पढ़ेंगे। पहला, खेतों का सामूहिकीकरण। स्टालिन ने खेतों का सामूहिकीकरण किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया, यानी अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, यानी सरकार ने जो कीमत तय की थी, जो कीमत फिक्स की थी, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। अब अनाज की कीमतें क्यों तय की गई? सरकार को क्या लगता था अमीर किसान जो हैं वो अनाज के संकट की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। अब फायदा कैसे उठाएंगे? बड़े किसान और व्यापारी जो हैं वो अनाज की कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जब अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी तब वे अपने अनाज को बाहर निकालेंगे और बाजारों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाएंगे। इसलिए जो कीमत सरकार ने तय की थी उस कीमत पर किसान और व्यापारी अनाज नहीं बेचना चाहते थे। सरकार ऐसा मानती थी। सरकार ने जो कीमत तय की थी और जो कदम उठाए, इन सब से कुछ नहीं हुआ, तो सरकार ने कड़े कदम उठाए। क्या किया? अनाज का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से जबरदस्ती अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। अब ये कुलक कौन थे? रूस में जो संपन्न किसान थे उनको कुलक कहा जाता था। छापामारी, जबरदस्ती अनाज खरीदना, ये सब करने के बावजूद भी अनाज की कमी बनी रही, यानी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद समस्या बनी रही। कौन सी समस्या? अनाज की भारी कमी। फिर सरकार ने क्या किया? खेतों का सामूहिकीकरण, यानी कि खेतों को आपस में जोड़ दिया। खेतों को जोड़ने पर जो जमीन बनी उस पर किसान मिलकर खेती करते थे। अब खेतों के सामूहिकीकरण का कारण क्या दिया? कारण ये दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को दे दी गई थी जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि आधुनिक तरीके से खेती नहीं की जा सकती। और यदि आधुनिक खेत विकसित करने हैं और मशीनों की सहायता से खेतों पर खेती करनी है, इसके लिए बड़े बड़े खेत बनाना जरूरी है। और बड़े खेत बनेंगे कैसे? खेतों के सामूहिकीकरण से। दूसरा, सामूहिकीकरण का विरोध। स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की शुरुआत कर दी। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को आदेश दिया कि सामूहिक खेतों पर जाकर खेती करो। सभी किसान सामूहिक खेतों यानी कोल खोज में काम करते थे और जो मुनाफा होता था उसे किसानों के बीच बांट दिया जाता था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या किसान इससे खुश थे? नहीं, किसान खुश नहीं थे। किसानों ने क्या किया? सरकार का विरोध किया और अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या निकलेगा? 1929 से 31 के बीच मवेशियों यानी किसान जो पशु पालते थे उनकी संख्या में 1/3 कमी आ गई। कितनी कमी आ गई?
1/3। किसान जिस तरह से सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे तो सरकार भी कुछ करेगी। सरकार ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया, बहुत सारे लोगों को सख्त सजा दी गई। देखो, स्टालिन ने हर कदम उठाया ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे अनाज की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन सामूहिकीकरण से भी उत्पादन में तेजी से वृद्धि नहीं हो पाई। ऊपर से क्या हुआ, 1930 से 34 के बीच में फसल खराब हो गई। फसल खराब होने से अनाज की और कमी हो गई। पहले से ही रूस में अनाज की कमी चल रही थी और अब फसल खराब भी हो गई। उस समय सोवियत रूस में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तीसरा, सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना। अब जो बोल्शेविक पार्टी थी, पार्टी के ही बहुत सारे लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना की। लोगों के आलोचना करने पर स्टालिन और उसके सहयोगियों ने क्या किया, आलोचनाओं को समाजवाद के खिलाफ साजिश बताया। यानी जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो कौन है, समाजवाद के विरोधी। स्टालिन ने क्या किया, जो आलोचना करने वाले थे उनको जेलों में डाल दिया, श्रम शिविरों में भेज दिया गया। बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती ये लिखवाया गया कि उन्होंने समाजवाद के खिलाफ साजिश की है और इसके आधार पर उन्हें मार दिया गया। अब सोचने वाली बात ये है कि रूस में किस प्रकार के समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर भाग 4 समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव।